जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल। सल्तनत काल जो है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपका यूपी ट्रिपल सीपेट और रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में हम बात कर लें तो राजाओं के बारे में, राजवंश शासनकाल और उस शासनकाल के मतलब कि जो राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले हमें शासनकाल में मिलता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। और कब शासनकाल इनका, कब से कब तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा? तो ये 1206 से 1290 ईस्वी तक था। दूसरे नंबर पर आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो खिलजी वंश का शासनकाल जब 1290 से गुलाम वंश का शासनकाल खत्म हो गया तब इनका 1290 से लगा के 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला। ठीक है। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं तो आगे मिलता है हमें तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लगा के 1414 तक चला। ठीक है। और इसके संस्थापक जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। अब उससे भी आगे हम बात करें तो उससे आगे हमें मिलता है सैयद वंश। सैयद वंश जब तुगलक वंश समाप्त हो गया तब सैयद वंश की शुरुआत हुई। तो सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो खिज्र खां थे। और कब से कब तक सैयद वंश का शासनकाल रहा? तो 1414 से 1451 तक। सबसे लास्ट में दिल्ली सल्तनत काल का जो है वंश रहता है वो लोधी वंश रहता है। और लोधी वंश 1451 से लगा के 1526 तक। और जब इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इनका नाम था। अब हम आगे बात करें तो इनका सबसे पहले हमें पढ़ना है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। ठीक है। तो कार्यकाल इनका 1206 4 वर्ष का रहता है। तो 1206 से लगा के 1210 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। ये गौरी के गुलाम थे। ठीक है। इसीलिए इनको गुलाम कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। अब इसकी उपाधियां क्या थी आप यहाँ पे देखिएगा, उपाधियां इसकी पूछी जा सकती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां जो थी वो कुरान खां, मतलब कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करने वाला कुरान खां। और दूसरी इसकी उपाधि थी हातिम ताई, मतलब उदार हृदय वाला। हातिम ताई की उपाधि उदार हृदय वाला। अब तीसरी उपाधि की बात करें हम तो तीसरी उपाधि थी लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला लाख बख्श। अब उससे आगे बात करें 4 नंबर पे तो 4 नंबर पे हमें इनकी आखिरी उपाधि मिलती है मलिक व सिपाह सलार के रूप में शासन किया। ये उपाधि नहीं है, मलिक व सिपाह सलार के रूप में शासन किया। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वो बताइए जिसने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। अब उससे आगे सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। ठीक है। अब इसका जो है हम बात करते हैं इसका निर्माण। तो ऐबक के निर्माण, मतलब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने क्या क्या निर्माण करवाया। तो सबसे पहले हमें मिलता है कुव्वत उल इस्लाम, मतलब भारत की पहली या प्रथम मुस्लिम मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है। तो इसका निर्माण ऐबक के द्वारा हुआ था। और ये कहाँ थी? तो ये थी दिल्ली में स्थित है। ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम ऐबक का निर्माण, मतलब ऐबक ने निर्माण इसको करवाया था, ये दिल्ली में। अब इसके विस्तार के बारे में बात करें तो इल्तुमिश व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका विस्तार हुआ। तो अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की जो है निर्माण ऐबक द्वारा हुआ था। ठीक है। सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। और अफगान की जाम मीनार से प्रेरित होकर कुतुब मीनार की नींव पड़ी। क्या ध्यान रखिएगा, अफगान की जाम मीनार से प्रेरित होकर जो है कुतुब मीनार की नींव पड़ी। और ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। ये आप ध्यान रखिएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल। ठीक है। और प्रथम मंजिल का निर्माण जो है ऐबक के द्वारा हुआ। ठीक है। दूसरी से लगा के चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुमिश के द्वारा। ठीक। और चौथी से 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसकी चौथी मंजिल जो थी वो आकाशीय बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो गई थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा की। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो गौरी के आदेश पर तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, ठीक है, गौरी के आदेश पर तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब इसके बारे में क्या मिलता है? तो पहले यहाँ संस्कृत महाविद्यालय, मतलब सरस्वती कंठाभरण नाम का विद्यालय था जो संस्कृत का था। अब ऐबक की मृत्यु की बात कर लें तो ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में चौगन खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हो गई। इसके बाद 1211 से 1236 तक इल्तुमिश का शासनकाल रहता है। ठीक है। इल्तुमिश को इलवरी तुर्क भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो था ये ऐबक का गुलाम था। 1 लाख जीतल में खरीदा प्लस अपनी पुत्री का विवाह जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुमिश से किया। इल्तुमिश को इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। ठीक है। और इल्तुमिश भी गुलाम है तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुमिश को। सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। ये ठीक सूबेदार था, ये आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी मगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण नहीं की थी। इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, मतलब अपने नाम के सिक्के चलवाए, इल्तुमिश नाम के सिक्के इसने चलवाए। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली फिर से स्थापित कर दिया। ठीक है। जो राजधानी अपनी दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर स्थापित किया था वो वहां से उठा के फिर से दिल्ली में स्थापित किया। अतः इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अपने प्रशासन को सुचारू रूप चलाने हेतु, ठीक है, अपने प्रशासन को सुचारू रूप चलाने हेतु अपने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया। ठीक है। जिसे तुर्काने चहलानी या गुलाम चालीसा या चालीसा दल भी कहा जाता है। बलबन भी इसका सदस्य था। अब बलबन के बारे में हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। इल्तुमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुता संपन्न शासक कहा जाता है। दिल्ली का प्रथम संप्रभुता शासन, मतलब इसे ही कहा जाता है।
अब तराइन का तृतीय युद्ध के बारे में बात करें तो ये कब हुआ था? 1215 में। तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुमिश वर्सेस यालदौज के बीच हुआ। ये जो यालदौज था ये गजनी का सूबेदार था, ठीक है। इसमें इल्तुमिश विजय रहा और यालदौज पराजित हुआ, और पराजित जब हो गया तो इल्तुमिश ने यालदौज को मार दिया। बात कर लेते हैं तराइन के युद्ध में इल्तुमिश ने ख्वारिज शाह को, गजनी का सूबेदार जो है, पुत्र मंग बन्नी, ये ख्वारिज शाह इल्तुमिश ने गजनी का सूबेदार जो था ख्वारिज शाह के पुत्र मंग बन्नी। अब इसके बारे में मंग बन्नी जो है 1221 में मंगोल चंगेज खान, जो मंगोलियन शासक चंगेज खान था, उसने मंग बन्नी पर आक्रमण कर दिया। और ये जो मंग बन्नी था, ठीक है, इसके पिता की जो हत्या जो है इल्तुमिश ने की थी, ठीक है। तो इल्तुमिश की शरण में, परंतु उसने शरण दी नहीं। ये शरण मांगने गया मंग बन्नी, मगर इल्तुमिश ने इसे शरण नहीं दी। अब चंगेज खान मंग बन्नी का पीछा करते करते सिंधु नदी तक आ गया। फिर इल्तुमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली मतलब वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा या जागीर देना, ठीक है। इक्ता प्रणाली का मतलब वेतन, जो वेतन देते थे उसके बदले जमीन का टुकड़ा देना इक्ता प्रणाली कहलाती है। और प्राप्त करने वाला अधिकारी सैनिक या इक्तेदार कहलाता है। अब प्रथम शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जैसे चांदी का टंका, तांबे का जीतल। जो चांदी का सिक्का था उसे टंका कहते थे, तांबे का जो सिक्का था उसे जीतल कहते थे। अब इल्तुमिश ने क्या क्या निर्माण करवाया वो भी देख लेते हैं। तो निर्माण जो है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण इसने करवाया, जैसा कि अभी हमने बताया था, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे मदरसाए नासिरी अपनी पुत्री की याद में, अपने पुत्र की याद में बनवाया। मदरसाए नसीरी अपने पुत्र की याद में बनवाया था। और तुर्कों द्वारा भारत में प्रथम निर्मित ये मकबरा था, ये आप ध्यान रखिएगा। तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित प्रथम, क्योंकि ये तुर्की शासक था, इलवरी तुर्क था इल्तुमिश, ठीक है। तो इल्तुमिश का मकबरा स्क्रीज शैली प्लस, मतलब स्क्रीज शैली मतलब इंडो प्लस ईरानी, स्क्रीज शैली का मतलब इंडो प्लस ईरानी में निर्मित प्रथम मकबरा छत विहीन मकबरा है। स्क्रीज शैली में निर्मित प्रथम मकबरा छत विहीन मकबरा है, ठीक है। बामियान या अफगान अभियान जाते वक्त ये बीमार पड़ गया, और दिल्ली, वहां से दिल्ली जब लौटा तो इसकी 29/4/1226 को मृत्यु हो गई, ये आप ध्यान रखिएगा। 29/4/1226 को इल्तुमिश की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1226 में इसकी मृत्यु हो गई। तो रजिया काल का, रजिया सुल्तान थे, उनका शासनकाल चालू हुआ 1236 से 1240 तक। इल्तुमिश की ये पुत्री थी, ठीक है, जिसे इल्तुमिश ने उत्तराधिकारी जो है घोषित किया था। इल्तुमिश की पुत्री थी जिन्होंने, जिसे उत्तराधिकारी जो है इल्तुमिश ने घोषित किया था। परंतु अमीर तुर्क जो थे वो इल्तुमिश के पुत्र रुकनुद्दीन को शासक बनाना चाहते थे, मतलब उनको बनाया भी। रुकनुद्दीन जो था वो इल्तुमिश का पुत्र था, उसको शासक बनाया, मगर इल्तुमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान ने जुम्मा, शुक्रवार की नमाज, जुम्मा जो कहते हैं उसे शुक्रवार कहते हैं, ठीक, जुम्मा जो होता है उसे शुक्रवार कहते हैं। शुक्रवार की नमाज के दौरान रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर जनता से सहायता मांगी, और जनता ने रजिया को सुल्ताना बना दिया। प्रथम अवसर, ठीक है, प्रथम अवसर जब दिल्ली की जनता ने स्वयं अपना शासक चुना। प्रथम अवसर था जब दिल्ली की जनता ने स्वयं अपना शासक चुना था। रजिया भारतीय इतिहास की प्रथम महिला मुस्लिम सुल्ताना थी, आप ध्यान रखिएगा। रजिया ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह किया था। भटिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया, उनसे विवाह किया था रजिया सुल्तान ने। रजिया व अल्तुनिया के कैथल कहाँ है, हरियाणा में, कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने लूटा व मार डाला, ठीक है। रजिया व सुल्ताना को कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने लूट लिया था और मार डाला था। अब इसके बाद बलबन का कार्यकाल चालू होता है। बलबन का कार्यकाल जो है 1265 से लगा के 1287 तक रहता है इसका कार्यकाल। 1265 से लगा के 1287 ईस्वी तक इसका काल रहता था। और मूल नाम इसका क्या था, बलबन का जो मूल नाम था वो था बहाउद्दीन। उपाधि इसकी क्या क्या थी, उलुग खां या उलुग खां, महमूद द्वारा इसे उपाधि मिली थी उलुग खां। और बलबन लौहे रक्त शुद्ध की नीति अपनाया, ठीक है। इल्तुमिश के समय गुलाम चालीसा का सदस्य था, ये समझ लीजिए। गुलाम चालीसा जो इल्तुमिश जिसमें 40 शासक शामिल थे उसमें बलबन भी था। बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, मतलब बलबन जो है वो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में मानता था। और बलबन अपने आप को नायबे खुदाई कहता था, मतलब अपने आप अपनी तारीफ में नायबे खुदाई कहता था। बलबन अपने आप को ईरान के अमीर वर्ग आगरा सियाबी वंश का मानता था, ठीक है, आगरा सियाबी वंश का माना। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने अपने आप को फर्रे इजदी व जिल्ले इलाही कहा, जिल्ले इलाही मतलब फर्रे इजदी मतलब ईश्वर का रूप कहा। गुलाम दल यानी चालीसा दल, जिसे हम 40 राजाओं का दल समझो, ईश्वर का रूप, चालीसा दल का दमन किया, ठीक। सुल्तान पद की गरिमा बढ़ाने हेतु दो प्रथाएं चलाई, सिजदा व पाबोस। फारसी उत्सव नवरोज, ये सिजदा जो थी, सिजदा और पाबोस दो प्रथाएं चलाई। फारसी उत्सव नवरोज मनाना प्रारंभ किया। ये जो था फारसी उत्सव, ये फारसी उत्सव था, नवरोज से मनाना प्रारंभ किया। नवरोज को नया दिन भी कहते हैं, ये ईरानी नववर्ष होता है। और वृद्ध व अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। जो बूढ़े सैनिक थे, अयोग्य सैनिक थे, उन्हें पेंशन देकर सेवा या नौकरी से हटा दिया। नए सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने अर्ज का नाम दिया गया। गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने वरीद कहा गया। अब बलबन के दो पुत्र थे, दो पुत्र कौन कौन थे, मोहम्मद खां और बुगरा खां। तैमूर ने 1287 ईस्वी में आक्रमण कर बड़े बेटे मोहम्मद खां को मार दिया। बलबन ने उसे शहीद की उपाधि दी, मतलब तैमूर ने 1286 ईस्वी में आक्रमण किया और बड़े बेटे जो इसका था, बड़ा बेटा था मोहम्मद खां, उसको मार दिया, ठीक है। बलबन ने अपने बेटे को शहीद की उपाधि दी। नोट में क्या है, मोहम्मद खां के दरबार में अमीर खुसरो तोताए हिंद या तूतिए हिंद, अमीर खुसरो की उपाधि थी तोताए हिंद या तूतिए हिंद। और दूसरे पर आते हैं अमीर हसन देहलवी, ये गजल गायक थे। अमीर हसन देहलवी जो थे गजल गायक थे। इन्हें, अमीर हसन देहलवी को भारत का इस्नाद कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह दोनों मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन के पास चले गए थे। मतलब अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी जो थे वो मोहम्मद खां जो मृत्यु उनकी हुई तो ये इनके बलबन के पास चले गए। और
ये जो था बलबन था, ये अपने बेटे जो थे इसके मोहम्मद खान जो इसका बेटा था उससे बहुत प्रेम करता था, और 1287 मतलब 1 साल बाद ही 1287 ईस्वी में पुत्र वियोग के कारण बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद मतलब बलबन का पौत्र पोता उसका शासक बना। बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद पौत्र शासक बना, और कैकुबाद किलो खरीद दिल्ली का महल निर्माण करवाया। कुछ समय बाद बदल गया, ठीक है। इसके समय नायाबे मुगलिक के पद पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने कैकुबाद व उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली। मतलब इसके समय पर जब ये कैकुबाद था, उसी के समय पर नायाबे मुगलिक के पद पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने जिसने कैकुबाद व उसके पुत्र क्यूमर्स की हत्या कर दी, उसने कैकुबाद और उसके पुत्र जो था कैकुबाद का क्यूमर, उसकी हत्या कर खिलजी वंश की नींव डाली, ठीक है। यहीं से खिलजी वंश का शासनकाल चालू होता है। खिलजी वंश का शासनकाल जो था वो 1290 से लगा के 1320 और कहीं-कहीं 1290 से लगा के 1290 से लगा के 1296 ईस्वी तक जो इसका शासनकाल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसका भी चला। 1290 से लगा के 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल चला, और इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से लगा कर 1296, ये 6 साल का इसका शासनकाल रहा। ये सबसे वृद्ध शासक दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा शासक इसे बताया जाता है। बलबन के राजस्व सिद्धांत के बाद देखो, बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था उसको बंद कर दिया। फिर उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार किया। अपना राज्याभिषेक किलखुरी महल में इसे अपने राजधानी बना लिया। किलखुरी महल जो था इसे अपनी राजधानी के रूप में घोषित कर दिया। इसने अपना राज्याभिषेक जो था वो 70 वर्ष की आयु में ये शासक बना था। अपना राज्याभिषेक 70 वर्ष की आयु में करवाया। फिर शासन नीति, इसकी शासन नीति क्या क्या थी? तो शासन नीति जो थी आंतरिक शासन नीति थी, मतलब सभी को प्रसन्न रखने की नीति, आंतरिक नीति। अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी का भतीजा प्लस दामाद। ये जो इसका अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जो को पराजित किया। जलालुद्दीन ने उसे मनिकपुर का सूबेदार बनाया, ठीक है। अब झाइन का युद्ध के बारे में बात होती है। ये किसके मध्य हुआ रहा? तो ये जलालुद्दीन खिलजी और वर्सेस हमीर देव जो रणथंभौर के चौहान शासक थे, उन्हें जो उनके बीच में हुआ। अब जलालुद्दीन खिलजी जो है पराजित हुआ, ठीक है। कथन में इसने कहा कि मैं एक मुसलमान के सिर के बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज्यादा समझता हूँ। मतलब जब ये हमीर देव जो रणथंभौर के शासक चौहान शासक थे, उनसे जब ये पराजित हुआ तो इसने क्या कहा कि मैं एक मुसलमान के सिर के बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज्यादा समझता हूँ। और जलालुद्दीन खिलजी ने अनेक हिंदू मंदिर तोड़वाए। फिर देवगिरी आक्रमण, देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देवगिरी आक्रमण कब हुआ? तो 1294 में हुआ। किसके मध्य हुआ? मतलब किसने करवाया? तो इसने जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र यादव वाह, ठीक है। देवगिरी के जो शासक थे वो रामचंद्र यादव थे, और देवगिरी के शासक रामचंद्र यादव वाह अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में युद्ध हुआ। तो रामचंद्र यादव जो थे वो पराजित हो गए, अथाह धन लूटा। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत धन लूटा। उत्तर भारत का प्रथम वंश जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ये उत्तर भारत का प्रथम वंश था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया। अब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को अपने सहयोगी यानी इख्तारुद्दीन हूद की सहायता से मार डाला व स्वयं शासक बना, मतलब सुल्तान बना। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहता है। और इसका जन्म कब हुआ था? जन्म इसका 1266 या 67 माना जाता है, कोई फिक्स डेट नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाब, पिता इसके सिहाबुद्दीन थे। राज्याभिषेक बलबन के सिहाबुद्दीन जो थे वो जलालुद्दीन खिलजी जो थे उसके भाई थे। राज्याभिषेक जो इसका हुआ बलबन का जो लाल महल था उसमें इसका राज्याभिषेक हुआ। और इसकी उपाधियां क्या क्या हैं? तो खलीफा का नायाब, सिकंदर सानी या सेकंड सिकंदर की उपाधि धारण की। तीसरी उपाधि क्या थी? विश्व का सुल्तान। चौथी उपाधि जनता का चरवाहा। पांचवी उपाधि युग का विजेता। अब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी युग था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति, इसके सेनापति कौन कौन थे? तो मलिक कपूर, जफर खां, कुलुक खां और नुसरत खां उबब, ये इसके सेनापति थे। तो मलिक कपूर जो थे वो दक्षिण भारत अभियान में शामिल थे, जफर खां मंगोलों का सामना, और नुसरत खां या उलुग जो थे वो उत्तर पश्चिमी भारत अभियान में शामिल थे। अब इसके प्रमुख अभियान क्या क्या थे? मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके अभियान क्या क्या थे? तो पहला इसका अभियान था गुजरात अभियान। कब हुआ? 1299 ईस्वी में, ठीक है। शासक कौन थे? कर्ण बघेल उस समय शासक थे गुजरात के। और कर्ण बघेल की पत्नी जो थी वो कमला देवी थी, और पुत्री जो थी वो देवल देवी थी। तो कर्ण बघेल की जो पत्नी थी उससे जो है मतलब जब वो गुजरात गया तो वहाँ कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी, मतलब कर्ण बघेल जो राजा थे उनकी पत्नी थी रानी कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया उनसे, और उनका पुत्र जो हुआ वो उसका नाम खिज्र खान में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के बारे में हम बात करें तो नुसरत खां प्लस उलुग खां को अभियान पर भेजा था गुजरात अभियान में, ठीक है। इसी अभियान के दौरान नुसरत ने 1000 दिनार में मलिक कपूर कौन था? नपुंसक को खरीदा, ठीक है। अता काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर जो थे उन्हें 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब रणथंभौर, इसका दूसरा अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ। शासक कौन थे? हमीर देव। पत्नी हमीर देव की कौन थी? रंग देवी। इनको अग्नि जौहर किया था, और पुत्री इनकी देवल दे जल जौहर।
मतलब राज का प्रथम शाखा माना जाता है ये। अग्नि जौहर किसने किया? रंग देवी ने। देवल दे जल जौहर किया। इन्होंने अग्नि में समाधि ले ली, देवल दे ने जल जौहर किया, जल पीना छोड़ दिया। अब रणथंभौर अभियान में इसके सेनापति कौन कौन थे? तो नुसरत प्लस उलूग खां। हमीर देव जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। हमीर देव ने नुसरत खां को मार डाला था। अब तीसरा अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी का आता है वो चित्तौड़ अभियान है। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और चित्तौड़ अभियान के शासक कौन थे? मतलब शासक उस समय चित्तौड़ के कौन थे? तो शासक थे रतन सिंह। इन्हीं के रतन सिंह और इनकी पत्नी थी पद्मिनी या पद्मावती। पद्मावत मूवी में इन्हीं का जो दिखाया गया। अब एक के स्वयं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस अभियान पर गया था। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी राग बतेचल ने रानी पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया, ठीक है, वर्णन किया। तो ये गौरा व बादल वीरगति को प्राप्त हो गए और रतन सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए। पद्मिनी ने अग्नि जौहर कर लिया। जो पद्मावती जो थी उन्होंने अग्नि जौहर कर लिया, मतलब आग में सती हुई, ठीक। तो यहाँ पे एक नोट में एक बात लिखी, इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था। उसके इस जौहर का वर्णन अपने ग्रंथ खजाइन उल फतुहा में किया। उसका जो वर्णन था अग्नि जौहर का, जो रानी पद्मावती ने किया था, उसका वर्णन इसने अपने ग्रंथ में किया, जिसका नाम क्या है? खजाइन उल फतुहा। बाद में इसी ग्रंथ को 16वीं सदी में, ठीक है, 16वीं सदी में मलिक कपूर, मोहम्मद जायसी इसका वर्णन अपने ग्रंथ पद्मावत में किया। इसी पर ये मूवी बनी थी। अब बात कर लेते हैं चौथे अभियान की, वारंगल अभियान। वारंगल अभियान कब हुआ? तो 1303 ईस्वी में हुआ। मलिक छज्जू इसमें पराजित हुआ। 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने वारंगल के शासक प्रताप देव जो थे उनको पराजित कर दिल्ली लाया, ठीक है। सोने की जंजीरों में कैद कर लिया। मतलब जो शासक थे प्रताप देव, उनको सोने की जंजीरों में कैद कर लिया। और वारंगल अभियान कितने बार हुआ? 2 बार आक्रमण किया, ठीक है, 2 बार आक्रमण किया। प्रताप रुद्र देव ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट की। कब? वारंगल अभियान के दौरान। प्रताप देव रुद्र जो थे उन्होंने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनको भेंट की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या मिलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक जिसने स्थायी सेना या सेना को नगद वेतन दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने प्रथम स्थायी सेना रखी और सेना को नगद वेतन दिया। जो स्थायी सेना घुड़सवार जब थे, घुड़सवार 234 टंका, उनको 234 टंका देते थे जो चांदी की होती थी। और सेना जो थे, सेना का हुलिया 78 टंका। और सेना का हुलिया मतलब सेना का हुलिया खाना, प्रारंभ घोड़े, ठीक है, प्रारंभ घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, जिसके तहत 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए। जो बाजार प्रणाली थी वो बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। नवीन विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने रियासत कहा। अब बात कर लेते हैं जिसने बाजार स्थापित किए। तो 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे। सबसे पहले गल्लाय मंडी, ठीक है, गल्लाय मंडी अनाज सबसे सफल ये प्रणाली रही। और दूसरी मतलब बाजार प्रणाली, ठीक है, दूसरी बाजार प्रणाली क्या है? सराय अदल, कपड़ा जूता। और तीसरी घोड़े, मवेशियों व दासों का बाजार था। और सामान्य बाजार चौथे नंबर पे आ जाती है। सामान्य बाजार में क्या है? अकाल के दौरान अनाज वितरण करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। इसे राशनिंग प्रणाली का भी कहते हैं, राशनिंग प्रणाली कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। तो इसकी मृत्यु 2/1/1316 में हुई, 2 जनवरी, ठीक है, 1316 ईस्वी को हुई। कैसे हुई? जलोधर नामक रोग से हुई। और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? महरौली में है। महरौली कहाँ? दिल्ली में, ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। महरौली जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को सीरी फोर्ट व अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। अब मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो मुबारक शाह खिलजी का कार्यकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। अपने आप को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी जो था अपने आप को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला प्रथम शासक, ठीक है, ऐसा करने वाला प्रथम शासक। बर्नी के अनुसार मुबारक शाह खिलजी, बर्नी के अनुसार यह नग्न होकर दरबार में आ जाता। बहुत ही आदमी था, यह नग्न होकर दरबार में आ जाता था। इसने गुजरात के हिंदू मंदिर इस्लाम कबूल करवाया। मतलब इसने ये जो मुबारक शाह खिलजी था वो गुजरात के हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, ठीक है। और खुशाक शाह की उपाधि प्रदान की, अपना वजीर बनाया। हिंदुओं को जो इस्लाम कबूल कराया। खुसराव शाह की उपाधि प्रदान की और अपना वजीर बनाया। खुशबू शाह ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सुल्तान बना। अब तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश का कार्यकाल जो है 1320 से लगा के 1414 ईस्वी तक है, ठीक है। करौना तुर्क थे, मतलब करौना मतलब मिश्रित तुर्क। माता हिंदू पिता मुस्लिम, वो करौना तुर्क होते थे, उन्हें मिश्रित तुर्क कहते थे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल का सबसे लंबे समय का शासनकाल करने वाला राजवंश है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक इसका गयासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक, गयासुद्दीन तुगलक शाह। इसने दक्षिण भारत अभियान हेतु अपने पुत्र जौना खां को भेजा। जौना खां सफल हुआ। संपूर्ण दक्षिण भारत मतलब दक्षिण भारत साम्राज्य का हिस्सा, ठीक है, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में शामिल कर लिया। अब संपूर्ण दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार इसी के काल में हुआ। और सर्वाधिक विद्रोह और सर्वाधिक सामाजिक विस्तार तुगलक वंश के काल में हुआ, या जानते हैं। अब गयासुद्दीन जो तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 के दौरान तुगलकाबाद, दिल्ली के समीप नगर जो है तुगलकाबाद बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। मतलब जो ये गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे हमने जीटी लिखा है,
उसने 1321 से 1325 के दौरान तुगलकाबाद दिल्ली के समीप जो पड़ता है नगर बसाया व इसे अपनी राजधानी बनाया। 1324 में बंगाल व उड़ीसा की विजय की, ठीक है। और जीती का अंतिम अभियान की बात करें तो बंगाल के विरुद्ध हुआ था, बलबन के पुत्र के साथ वो बंगाल का जो था अभियान हुआ था। बुगरा खां जो थे, बुगरा खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने उसे मार डाला। जुना खां इसके पुत्र थे। जुना खां जो थे वो गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत करने दिल्ली के समीप अफगानपुर नामक स्थान पर एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया। और भव्य लकड़ी के महल के वास्तुकार कौन थे? अहमद अयाज थे, ठीक है। इसी महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, उसे तुगलकाबाद में ही दफना दिया गया। अब नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, तो दिल्ली को चिश्ती सिलसिले के संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। जो इसके निजामुद्दीन औलिया जो थे उसने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाने वाला प्रथम शासक, ठीक है। किसानों मतलब जो किसानों के लिए नहर व कुओं का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक और किसानों का ऋण माफ करने वाला प्रथम शासक। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो किसानों का ऋण माफ करने वाला प्रथम शासक था। ऋण नहीं चुकाने पर किसानों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड को बंद कर दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चालू होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लगा के 1351 ईस्वी तक रहता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मूल नाम इसका जोना खां था। उपाधि इसकी मोहम्मद बिन या एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी हम कहेंगे, एमबीटी की उपाधि क्या थी? उलुग खां। साम्राज्य का विस्तार इसका कहाँ था? तो 23 प्रांत तक जो था साम्राज्य इसका विस्तार था। सर्वाधिक विद्वान शासक, ठीक है। बुद्धिवाद दर्शन का उपासक मतलब ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली, दशहरा बड़े आनंद से मनाता था। ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक था, ये आप ध्यान रखना। और ऐसा करने वाला प्रथम शासक। औलिया आध्यात्मिक गुरु इसके थे, औलिया। और सर्वाधिक विद्वान मतलब बुद्धिवाद दर्शन का उपासक राजेश्वर जिन प्रभसूरी, बुद्धिवाद दर्शन का उपासक। तो इन्हीं से प्रभावित होकर सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, ठीक। अतः इसे सल्तनत काल का अकबर या अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ये जो था सती प्रथा को रोकने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। प्रथम शासक नहीं कह सकते मगर प्रयास किया था, इसे अकबर का पूर्वगामी या सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। अब इसके बात कर लें, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था एमबीटी ने राज्याभिषेक बलबन के महल में हुआ उसका राज्याभिषेक। इसी के शासनकाल में, ठीक है, इसी के शासनकाल में मोरक्को जो अफ्रीका, ठीक है, मोरक्को निवासी ईटन बनुता भारत आया। जो अफ्रीका या मोरक्को का निवासी था ईटन बनुता भारत आया, ठीक है। ग्रंथ का नाम रेहला। और इब्न को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। जो इब्न बतूता था मोरक्को निवासी, उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अब प्रथम मुसलमान शासक, ठीक है, प्रथम मुसलमान शासक जिसने भारतीय हिंदुओं व मुस्लिमों, जो हिंदू व मुस्लिम थे, उनको सरकारी पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। अतः बन्नी ने, मतलब बन्नी जो थे, बन्नी ने इसे माली, जुलाहा, नाई, चिचोरा व रसोईया कहा। और एमबीटी मतलब खुरासान, मध्य एशिया प्लस ईरान के जो थे वो खुरासान कहे जाते थे, का अभियान करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। इसे हेतु 3.70 लाख सेना का संगठन किया, 3,70,000 सेना का संगठन किया इस अभियान हेतु, ठीक है। और रोना को ही पूर्व में वेतन दिया, मतलब सेना जो थी इनकी सेना को पूर्व में पहले ही वेतन दे दिया। अभियान जो था असफल रहा, ठीक है। अब कराचील अभियान या कुमायूं हिमालय में हुआ था। कराचील अभियान करने वाला प्रथम शासक, यहाँ वह चीनियों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था। सैनिक जो थे, सैनिक बर्फबारी व प्लेग के कारण मारे गए, जो थे बर्फबारी व प्लेग रोग के कारण मारे गए। अभियान ये भी असफल रहा। और एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो महाराष्ट्र में थी वहां स्थानांतरित कर दी थी। इसका नाम दौलताबाद रखा, जो देवगिरी का नाम था वो दौलताबाद रखा। और देवगिरी संपूर्ण साम्राज्य का केंद्र बिंदु। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है। ऐसा करने वाला भी ये प्रथम शासक था। नोट में एक बात यहाँ की, सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का चलन जो था चीन में कबुलाई खान द्वारा हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का जो चलन था वो चीन में कबुलाई खान द्वारा हुआ था। अब बात कर ले, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों हेतु दीवाने कौही नामक विभाग की स्थापना की। दीवाने कौही मतलब तकाबी ऋण किसानों हेतु। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम शासक, ठीक है, प्रथम शासक मतलब सुल्तान, जिसने फसल चक्र से घर के मध्यम के द्वार किसानों के कृषि करवाई। तकाबी ऋण किसानों हेतु मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम ऐसा शासक जिसने फसल चक्र या सोन घर के मध्यम सोन घर जो थे उसके माध्यम के द्वारा किसानों से कृषि करवाई, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा, आदर्शवादी, पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक, पागल, रक्त पिपासु शासक भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही 2 नए राज्यों का उदय हुआ। पहला विजयनगर 1336 ईस्वी में, प्रथम हिंदू साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा हुई विजयनगर में, ठीक। और दूसरा आ जाता है बहमनी साम्राज्य, कब हुआ? 1347 में। मुस्लिम साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, इसके संस्थापक थे हसन गंगू। अब अगला टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। तो इलियट व एल्फिस्टीन ने, ठीक है, इलियट व एल्फिस्टीन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन भारत का अकबर कहा है, ठीक है। सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया।
सरकारी पद जो थे, मतलब अगर पिता जो था नौकरी करते हैं तो बेटा भी नौकरी करेगा। वंशानुगत बनाया, वेतन के बदले जागीर देना प्रारंभ किया, जिसका नाम इन्होंने दारुल शिफा रखा। निःशुल्क चिकित्सा प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक। और पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के काल में हुई। अनेक नए 300 नगर भवन, बाग बगीचों और इमारतों इत्यादि का निर्माण करवाया। फिर ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक यही था, जजिया कर। दीवाने बदगान या दास विभाग का की स्थापना 1.80 मतलब 1,80,000 सर्वाधिक दासों के जो निर्यात पर थी उन पर रोक लगा दिया, दासों के निर्यातों पर रोक लगा दिया। और दीवाने खैरात मतलब दान विभाग, दीवाने खैरात की स्थापना की। और इसमें क्या होता था, गरीबों की सहायता हेतु, अनाथ विधवा अपंग जो थे उनकी सहायता हेतु अनारा बालिकाओं का विवाह करता था। अब सिंचाई कर वसूलने वाला प्रथम शासक, सिंचाई कर वसूलने वाला प्रथम शासक जिसे इसमें हक ए सर्व नाम दिया जाता है। इसमें क्या थी, उपज जैसे 10% हुई है तो उसका 1/10 भाग सुल्तान को दिए जाने वाला जो नजराना होता था, नजराना मतलब भेंट, नजराने पर रोक लगा दी थी। रोजगार कार्यालय मतलब बेरोजगारों हेतु रोजगार कार्यालय मतलब व्यावसायिक अध्ययन की शिक्षा प्रारंभ की। और अनुवाद विभाग की स्थापना, मतलब ग्रंथों का अनुवाद किसने कराना चालू किया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अष्टदायी करों को समाप्त कर दिया, जो कष्टदायी कर थे उनको समाप्त कर दिया। शरीयत में उल्लेखित केवल 4 कर ही वसूले हैं, शरीयत जो थी उसमें लिखित जो है सिर्फ 4 कर वसूले हैं। कौन, जजिया, जकात, खराज, खुम्स। और दीवाने इस्तिहाद मतलब पेंशन विभाग की स्थापना। अब कालय घड़ियाल नामक जल घड़ी का निर्माण करवाया। अशोक 2 स्तंभ लेख पर टोपरा मेरठ को दिल्ली लाकर गड़वाया, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी उड़ीसा मंदिरों को तोड़ा, ठीक, ताकि उलेमा वर्ग या खुरा वर्ग जो था इस्लामी शरीयत के अनुसार साम्राज्य चलाने वाला प्रथम शासक था। और नागरकोट जो भी नेपाल में है, ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, मतलब वहाँ का जो मंदिर था ज्वालामुखी मंदिर, उसको इसने फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ दिया था। और मंदिरों के पुनः निर्माण, जो फिर से मंदिर बनते थे उनके पुनः निर्माण पर पूर्णतः रोक लगा दी। अब जो इसके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर थे वो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हरियाणा में फतेहाबाद हिसार, ये जो था हरियाणा में, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाई गई। और यूपी में जौनपुर व फिरोजाबाद। जौनपुर ज्यादा पूछा जाता है कि यूपी में ऐसा कौन सा नगर है जिसने फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। जौनपुर जो था अपने चचेरे भाई जौना खां, जो इसका चचेरा भाई जौना खां था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जो इसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां की याद में बनवाया था। फिरोजाबाद अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद बना लिया। पंजाब में इसने क्या बनवाया, फिरोजपुर, मतलब अपने ही नाम से या अपने परिवार में किसी के नाम से। और दिल्ली में क्या बनवाया, फिरोज शाह कोटला को ही जिन्नों का नगर कहा जाता है, जिन्नों का नगर या शहर कहा जाता है। फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में स्थित है, ये किसके द्वारा बसाया गया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया। अब आता है सैयद वंश। सैयद वंश में जो है, सैयद वंश का कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया अनुयायी राजवंश संस्थापक खिज्र खां। कौन, खिज्र खां कौन था, खिज्र खां तैमूर का सहयोगी था। तैमूर भारत छोड़ने से पूर्व मुल्तान, ठीक है, मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर का सूबेदार खिज्र खां को बनाया। जब ये तैमूर ने भारत छोड़ा तो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सूबेदार जो था खिज्र खां को बना दिया। तैमूर का पुत्र शाहरुख था शाहरुख तैमूर का पुत्र था। खिज्र खां अपने शासनकाल के दौरान शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। ठीक है, सुल्तान की उपाधि इसने नहीं ली और रैयत आला की उपाधि धारण कर ली। खिज्र खां ने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाए, तुगलक वंश के सिक्कों को ही जारी रखा। जो तुगलक सैयद वंश का ये जो शासक था, इसने पुराने सिक्कों को ही जारी रखा, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। अब अगला शासनकाल आता है मुबारक शाह का। मुबारक शाह जो थे 1421 से 1434 तक राजकीय, ठीक, उपाधि इनकी क्या कहते, उपाधि थी शाह सुल्तान। ठीक है, इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना की। सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक इसी को माना जाता है। सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मुबारक शाह था। और इसने अपने नाम के सिक्के प्रचलित किए। इसके वजीर का नाम जो था सरवर उल मुल्क था। ठीक है, जिसने एक गुट का निर्माण किया, हिंदू व मुस्लिमों का गुट। ठीक है, सरवर उल मुल्क जो था उसने एक गुट का निर्माण किया जिसमें हिंदू व मुस्लिम लोग भी शामिल थे। हिंदुओं का नेता सिद्धपाल, और सिद्धपाल इसी की सहायता से सरवर उल मुल्क ने सुल्तान की हत्या कर दी। अब बात करें मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह जो थे 1414 से 1445 तक इनका शासनकाल रहा। और मुबारक के भाई थे मोहम्मद शाह, फरीद का पुत्र था, मुबारक का भाई था। और ये मोहम्मद शाह जो था ये बहुत ही अयोग्य शासक था। सैयद वंश का पतन इसी के शासनकाल में प्रारंभ हो गया। सबसे अयोग्य शासक था तो सैयद वंश का पतन तो होना निश्चित ही था। वास्तविक शक्तियां इसकी क्या थी, सरवर उल मुल्क के हाथों में वास्तविक शक्तियां थी, मगर ये नाम का सिर्फ शासक था। ठीक है, आपा जिले मोहम्मद शाह, ठीक है, इसी के समय अफगान सरदार बहलोल लोदी भारत आया। ठीक है, इसी के समय अफगान सरदार जो था बहलोल लोदी भारत आया। ये अफगान सरदार था बहलोल लोदी, ये भारत आया। ठीक है, जिसको मोहम्मद शाह जो ये था मोहम्मद शाह, ये बहलोल लोदी को क्या बुलाया, तो मोहम्मद शाह ने इसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खाने जहां की उपाधि दी। ठीक, प्रथम अफगान
लोधी वंश की नींव डाली। अब लोधी वंश का कार्यकाल कैसे चालू होता है, तो 1451 से 1526 और सल्तनत काल का आखिरी काल यही मतलब वंश आखिरी वंश यही था। इसके संस्थापक जो थे बहलोल लोधी थे, भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक, और गाजी की उपाधि इसने धारण की। बहलोल लोधी अपने अमीरों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, मतलब जो वहाँ के अमीर थे, अमीर वर्ग था, उनके सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल लोधी ने जौनपुर के सरकी शासक, जो जौनपुर था उसके सरकी शासक महमूद शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। जो मोहम्मद महमूद शाह थे उनको पराजित कर जौनपुर के शासक थे, तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। अब बात करते हैं आगे, तो ग्वालियर जो एमपी में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर अभियान पर जाते समय लू लगने के कारण 12 जून 1489 को इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ग्वालियर अभियान जो मध्य प्रदेश में है वहां जा रहा था, तो इसको लू लगने के कारण 12 जून 1489 को इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सबसे अधिक समय 38 वर्ष तक शासन करने वाला प्रथम सुल्तान यही था। सल्तनत काल के दौरान सबसे अधिक समय यानी 38 वर्ष तक शासन करने वाला प्रथम सुल्तान। अब इसके बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था अपने पिता के अपोजिट था, अपने पिता के राजस्व सिद्धांत के विपरीत कार्य करता था। ठीक है, अपने पिता के राजस्व सिद्धांत मतलब वो अमीरों के सामने नहीं बैठते थे, और ये क्या करता था, तो अमीरों की दी गई जागीरों की जांच करवाई इसने और सिजदा करने के लिए बाध्य किया। जो अमीर थे उन्हें सिजदा करने के लिए बाध्य किया, उन्हें दंडित किया। और 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। ठीक है, आगरा में ही ताजमहल स्थित है, उसकी हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो। तो 1206 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बना लिया आगरा को, और यहीं पर बादलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर मुगल काल में आगरा के लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगरा का लाल किला किसे कहते हैं, तो बादलगढ़ के दुर्ग जो है, बादलगढ़ का दुर्ग, उसे आगरा का लाल किला कहते हैं। और आगरा का उल्लेख, ये हम नोट में लेते हैं, तो आगरा का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में, ठीक है, महाभारत में इसे अग्रमाण या अग्रवन के नाम से जाना जाता है। आगरा का उल्लेख में सर्वप्रथम इसको महाभारत में जाना जाता है, और वहां पर इसका नाम क्या था, तो वहां पर इसका नाम था अग्रमाण या अग्रवन। और इसका नाम जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी जी ने इनका नाम बदलवाकर अग्रवन रखने का सुझाव दिया है, मतलब फिर से अग्रवन नाम हो गया आगरा का है। चलिए थैंक यू, आपको जो था सल्तनत काल ये पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसको बार बार रिवाइज कीजिएगा।